नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जेनरेशन जेड एजुकेशन पे। आज हम शुरू करने वाले हैं फिजिक्स का एक बेहद इंपॉर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड चैप्टर, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इस वीडियो में हम जानेंगे बल क्या होता है, ये कैसे काम करता है, संतुलित और असंतुलित बल में क्या अंतर है, जड़त्व क्या है और इसके प्रकार, और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूटन के तीनों नियम आसान एग्जाम्पल्स के साथ ही हम पढ़ेंगे मोमेंटम और उसके रियल लाइफ एप्लीकेशंस जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि ये चैप्टर आपके कॉन्सेप्ट्स को पूरी तरह क्लियर कर देगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। बिल्कुल, तो चलिए अपनी पहली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल। यहाँ स्लाइड पर शीर्षक है बल तथा गति के नियम और साथ में एक न्यूटन्स क्रेडल की फोटो है, वो जो झूलती हुई स्टील की गेंदें होती है ना। हाँ, वो जो एक दूसरे से टकराती रहती है। राइट। तो इसे देखकर एक सवाल आता है, क्या ये चैप्टर वाकई उतना ही पेचीदा है जितना कि ये न्यूटन्स क्रेडल का झूलना दिखता है? अब असल में ये पेचीदा बिल्कुल नहीं है। अगर हम इस पूरे विषय की गहराई में जाएं तो ये केवल कॉज और इफेक्ट का एक बहुत ही सरल अध्ययन है। कॉज और इफेक्ट मतलब कारण और प्रभाव। बिल्कुल, बल यानी फोर्स वो इकलौता कारण है और गति यानी मोशन उसका सीधा प्रभाव है। बस इतना ही समझना है। अच्छा, तो ये इतना मुश्किल नहीं है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ बल यानी फोर्स की परिभाषा दी गई है। हाँ, क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है कि यह एक धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति या गति को बदल सकता है और यहाँ मुझे एक डाउट है, बदलने का प्रयास करता है। बदलने का प्रयास करता है, सही है। पर ऐसा कैसे? क्या ऐसा भी होता है कि हम पूरी ताकत से बल लगाएं और कुछ भी ना बदले, मतलब एफर्ट लगे और मूवमेंट जीरो हो? ये उलझन बहुत ही स्वाभाविक है। इसे ऐसे विजुलाइज करते हैं। मान लीजिए कि कोई इंसान एक बहुत बड़ी पक्की ईंटों की दीवार को अपने दोनों हाथों से धक्का दे रहा है। ओके। उसके पसीने छूट रहे हैं। तकनीकी रूप से वो भारी मात्रा में फोर्स लगा रहा है, लेकिन क्या वो दीवार 1 मिलीमीटर भी खिसकती है? बिल्कुल नहीं, वो तो वहीं रहेगी। एग्जैक्टली, क्योंकि दीवार का भारी द्रव्यमान उस बल से कहीं ज्यादा है। यहां बल ने स्थिति बदलने का पूरा प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हुआ। ओह वाह, कमाल का उदाहरण है। मतलब प्रयास और परिणाम दोनों अलग चीजें हैं। बिल्कुल। चलिए अब तीसरी स्लाइड की ओर चलते हैं। यहाँ बल के 5 प्रभाव बताए गए हैं। रुकी हुई वस्तु को चलाना, चलती वस्तु को रोकना, गति बढ़ाना या घटाना, दिशा बदलना और आकार बदलना। राइट, ये 5 मुख्य काम है जो फोर्स कर सकता है। तो मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, क्या एक ही समय में बल एक से ज्यादा प्रभाव डाल सकता है, जैसे गति भी बदले और आकार भी एक साथ बदल जाए? बहुत ही शानदार सवाल है और इसका जवाब है हाँ, एकदम हो सकता है। सच में? कैसे? एक टेनिस मैच की कल्पना कीजिए। आपकी तरफ बहुत तेज गेंद आ रही है और आपने रैकेट से जोरदार शॉट मारा। ओके, तो गेंद वापस जाएगी? हाँ, उस एक पल में गेंद की दिशा पूरी तरह पलट गई, उसकी रफ्तार बदल गई। और सबसे दिलचस्प बात, अगर आप उसका स्लो मोशन वीडियो देखेंगे तो आप पाएंगे कि गेंद रैकेट से टकराकर एक पल के लिए पूरी तरह पिचक जाती है। वेट, रियली? गेंद पिचक जाती है? बिल्कुल, यानी उसका आकार भी बदल गया। तो बल ने एक ही झटके में गति, दिशा और आकार सब कुछ बदल दिया। अरे वाह, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। अब अगली स्लाइड पर आते हैं। यहाँ संतुलित बल यानी बैलेंस्ड फोर्स की बात की गई है। संतुलित बल। हाँ, इसके अनुसार संतुलित बल में नेट फोर्स 0 होता है। वस्तु की अवस्था नहीं बदलती, केवल आकार बदल सकता है। उदाहरण है गुब्बारे को दोनों तरफ से दबाना। राइट। पर अगर नेट फोर्स 0 है तो क्या इसका मतलब ये है कि वस्तु पर असल में कोई बल ही नहीं लग रहा है? यही पर फिजिक्स का असली मजा है। नेट फोर्स 0 होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बल एब्सेंट है। तो फिर क्या मतलब है? बल तो वहां मौजूद हैं, लेकिन वे विपरीत दिशाओं में होने के कारण एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। ओ, जैसे रस्साकशी के खेल में होता है। एग्जैक्टली, रस्साकशी यानी टग ऑफ वॉर। दोनों टीमें पूरी ताकत से खींच रही हैं, भयंकर बल लग रहा है, लेकिन रस्सी बीच में स्थिर है। हाँ, क्योंकि दोनों तरफ का खिंचाव बराबर है। सही कहा। गुब्बारे को दोनों हाथों से दबाने पे भी यही होता है। बल लगता है, वो पिचकता है, लेकिन कहीं भागता नहीं है। समझ गई। चलिए अब अगली स्लाइड देखते हैं। यह स्लाइड असंतुलित बल यानी अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में है। इसमें बताया गया है कि असंतुलित बल में नेट फोर्स 0 नहीं होता। वस्तु की गति या दिशा बदलती है और त्वरण यानी एक्सेलरेशन उत्पन्न होता है। बिल्कुल सही। मुझे इस त्वरण शब्द से थोड़ी घबराहट होती है।
क्या एक्सेलरेशन पैदा होने के लिए हमेशा एक असंतुलित बल का होना जरूरी है? इस शब्द से घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। त्वरण का फिजिक्स में बस एक ही मतलब है, वेग यानी वेलोसिटी में बदलाव आना। ओके, मतलब स्पीड का कम या ज्यादा होना। हाँ, या फिर दिशा का बदलना। और बिना असंतुलित बल के गति में कोई भी बदलाव संभव ही नहीं है। मतलब कोई ना कोई बाहरी ताकत तो चाहिए ही। बिल्कुल। जब एक फुटबॉलर जमीन पर रखी बॉल को किक मारता है तो पैर का बल बाकी सभी बलों से ज्यादा होता है। यही असंतुलन बॉल को स्पीड देता है। राइट। चलो अब अगली स्लाइड पर नजर डालते हैं। ये स्लाइड संतुलित और असंतुलित बल की आमने सामने तुलना करती है। जो हमने अभी पिछली 2 स्लाइड्स में पढ़ा, उसी का समरी है ये। हाँ, चूंकि ये एक तुलनात्मक स्लाइड है तो परीक्षा के नजरिए से इसमें सबसे बड़ा कैच या याद रखने वाली बात क्या है? सबसे बड़ा कैच सिर्फ एक वाक्य है, अवस्था में बदलाव। अवस्था में बदलाव। हाँ, चेंज इन स्टेट। अगर कोई रुकी चीज चलने लगे या चलती चीज रुक जाए तो आंख बंद करके मान लेना चाहिए कि वहां असंतुलित बल काम कर रहा है। बस यही मुख्य अंतर है। काफी क्लियर हो गया ये तो। अब अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ जड़त्व यानी इनर्शिया की बात है। परिभाषा है वस्तु का वह गुण जिससे वह अपनी अवस्था बदलने का विरोध करती है। यहाँ भारी लोहे की तस्वीर भी है। इनर्शिया बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। क्या जड़त्व अपने आप में कोई बल है जो चीजों को रोकता है? ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। जड़त्व कोई बल नहीं है। तो फिर ये है क्या? यह ब्रह्मांड की हर वस्तु की अपनी एक अंदरूनी फितरत है, एक प्रॉपर्टी है। आप इसे वस्तुओं का आलसीपन कह सकती हैं। आलसीपन मतलब चीजें आलसी होती हैं? बिल्कुल। जो चीज जहां पड़ी है वो वहीं पड़ी रहना चाहती है, जो चल रही है वो चलती रहना चाहती है। ये उनका आलस है जिसे हमें फोर्स लगाकर तोड़ना पड़ता है। वाह, आलसीपन, ये याद रखना आसान है। चलिए अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ जड़त्व के 3 प्रकार बताए गए हैं। विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। राइट। विराम और गति तो समझ आता है, लेकिन ये दिशा का जड़त्व क्या है? क्या इसीलिए तेज मुड़ती गाड़ी में हम एक तरफ झुक जाते हैं? आपने एकदम सही गेस किया है। सच में? हाँ, देखिए होता क्या है, जब कार सीधे जा रही होती है तो आपका शरीर भी सीधे जा रहा होता है। हाँ। अब अचानक कार मुड़ी। हाँ, टायरों की वजह से। बिल्कुल। पर आपके शरीर पर तो किसी ने बल नहीं लगाया ना, तो आपके शरीर का जड़त्व कहता है मैं तो सीधा ही जाऊंगा। ओह, तो कार मुड़ जाती है पर शरीर सीधा जाना चाहता है। एग्जैक्टली। और इसीलिए हमें लगता है कि कोई हमें बाहर की तरफ धकेल रहा है। बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया आपने। चलो अब अगली स्लाइड पर आते हैं। यहाँ जड़त्व और द्रव्यमान यानी मास की तुलना है। तराजू पर पत्थर और छोटी गेंद है। अधिक मास का मतलब अधिक इनर्शिया। बिल्कुल। भारी चीजों को हिलाना ज्यादा मुश्किल होता है। मतलब भारी चीजों का जड़त्व ज्यादा होता है। लेकिन क्या किसी वस्तु की रफ्तार से उसका जड़त्व नहीं बढ़ता? यहाँ लोग अक्सर चकमा खा जाते हैं, पर जवाब है नहीं। नहीं, स्पीड से फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल नहीं। जड़त्व केवल द्रव्यमान पर निर्भर करता है, रफ्तार पर नहीं। रफ्तार बदलने से उसका संवेग यानी मोमेंटम बदलता है, लेकिन उसका आलस या जड़त्व केवल मास से तय होता है। ओह, तो चाहे साइकिल कितनी भी तेज हो, उसका जड़त्व खड़े हुए ट्रक से कम ही रहेगा। एग्जैक्टली। अब अगली स्लाइड देखते हैं, जहां असली नियम शुरू होते हैं। न्यूटन का प्रथम नियम। यदि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहेगी, और गति में है तो समान वेग से चलती रहेगी जब तक उस पर बाहरी असंतुलित बल ना लगे। हाँ, यही लिखा है। पर अगर गति वाली वस्तु हमेशा गति में रहना चाहती है तो जमीन पर लुढ़कती हुई गेंद अपने आप क्यों रुक जाती है? उसे तो चलते रहना चाहिए ना। और यहीं पर न्यूटन की जीनियस सोच सामने आती है। गेंद रुकती है क्योंकि उस पर एक छिपा हुआ बाहरी बल काम कर रहा होता है। छिपा हुआ बल? कौन सा? घर्षण बल, जमीन का फ्रिक्शन और हवा का रेजिस्टेंस, ये दोनों मिलकर एक बाहरी बल बनाते हैं जो गेंद को रोक देता है। अगर स्पेस में लुढ़काएं तो वो कभी नहीं रुकेगी। चलिए अब इसके उदाहरणों वाली अगली स्लाइड देखते हैं। बस के अचानक चलने पर पीछे झटका लगना और कालीन को डंडे से पीटने पर धूल का निकलना। हाँ, ये दोनों पहले नियम के क्लासिक एग्जाम्पल्स हैं। इस कालीन वाले उदाहरण में एक बड़ी उलझन है। क्या डंडा मारने से धूल उड़कर दूर जाती है या कालीन धूल से दूर चला जाता है? ये बहुत ही मजेदार सवाल है। असल में जड़त्व के विराम के नियम के कारण धूल अपनी ही जगह पर रुकना चाहती है। ओके।
जब आप डंडा मारते हैं तो बल कालीन पर लगता है, कालीन तेजी से पीछे हट जाता है और धूल हवा में उसी जगह लटकी रह जाती है। वेट, मतलब धूल कहीं नहीं उड़ती, कालीन खिसक जाता है? एग्जैक्टली। और फिर ग्रेविटी की वजह से धूल नीचे गिर जाती है। ये तो किसी मैजिक ट्रिक जैसा है। चलो अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। यहां संवेग यानी मोमेंटम की बात हो रही है। सूत्र है P बराबर m गुणा v। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। हाँ, क्योंकि इसमें दिशा होती है। ये द्रव्यमान और वेग का गुणनफल सुनने में तो पूरी तरह गणित लगता है, पर असल जिंदगी में संवेग महसूस कैसा होता है? इसे इम्पैक्ट या टकराने की ताकत की तरह सोचिए। इम्पैक्ट कैसे? मान लीजिए एक बहुत ही हल्की सी साइकिल और एक भारी ट्रक दोनों 10 किलोमीटर प्रति घंटे की समान स्पीड से आपकी तरफ आ रहे हैं। बाप रे। हाँ, तो आप किसे रोकने की कोशिश करेंगी? जाहिर है साइकिल को, ट्रक को तो बिल्कुल नहीं। एग्जैक्टली। दोनों की स्पीड समान है, पर ट्रक का मास बहुत ज्यादा है, इसलिए उसका संवेग बहुत ज्यादा है। संवेग यही बताता है कि मोशन में कितनी भयंकर ऊर्जा है। समझ गई। अब अगली स्लाइड देखते हैं। न्यूटन का द्वितीय नियम। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है और नीचे सरल रूप है F बराबर ma। फोर्स इक्वल्स मास टाइम्स एक्सेलरेशन। एक मिनट, हम तो अभी संवेग यानी P इज इक्वल टू mv की बात कर रहे थे, तो यहाँ अचानक F इज इक्वल टू ma का फॉर्मूला कैसे आ गया? क्या ये दोनों आपस में जुड़े हैं? बिल्कुल जुड़े हैं। देखिए नियम क्या कह रहा है, संवेग में परिवर्तन की दर। हाँ, अब संवेग है मास और वेलोसिटी। चलते चलते मास तो बदलेगा नहीं, सही बात है। तो बदलेगी वेलोसिटी, और वेलोसिटी के बदलने की दर को ही तो त्वरण या एक्सेलरेशन ए कहते हैं। ओह वाओ, मतलब m और v का बदलाव मिलकर m और a बन जाता है। एग्जैक्टली। संवेग के बदलने की दर ही तो त्वरण लाती है, जिससे F इज इक्वल टू ma बनता है। ये तो बहुत ही आसानी से लिंक हो गया। चलो अब अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। द्वितीय नियम के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अधिक मास तो अधिक फोर्स चाहिए, अधिक एक्सेलरेशन तो भी अधिक फोर्स चाहिए। हाँ, ये सीधा सीधा F इज इक्वल टू ma फॉर्मूले से आता है। और बल की SI यूनिट है न्यूटन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मेरा सवाल ये है कि रोजमर्रा की जिंदगी में क्या एक न्यूटन बहुत ही छोटा सा बल है? बहुत ही छोटा बल है। इसे ऐसे महसूस कीजिए, अगर आप एक सेब, करीब 100 ग्राम का सेब अपने हाथ में पकड़े हुए हैं। ओके। तो ग्रेविटी उस सेब को नीचे खींच रही है। हाँ। सेब आपके हाथ पर जो भारीपन डाल रहा है वो लगभग 1 न्यूटन के बराबर होता है। बस 1 न्यूटन? एक सेब के बराबर? हाँ, तो सोचिए रॉकेट को उड़ाने में कितने लाखों न्यूटन लगते होंगे। बाप रे। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं, जहां रोजमर्रा के उदाहरण है। कैच लेते समय हाथ पीछे करना जिससे चोट कम लगती है, और कराटे में ईंट तोड़ना। हाँ, ये दोनों दूसरे नियम के बेहतरीन एप्लीकेशंस हैं। पर ये तो बिल्कुल उल्टा लग रहा है। कैच लेते वक्त खिलाड़ी समय बढ़ाकर बल कम कर रहा है, लेकिन कराटे वाला समय घटाकर बल बढ़ा रहा है। क्या ये दोनों एक ही नियम के दो चेहरे हैं? यही तो फिजिक्स की खूबसूरती है। दोनों में संवेग में बदलाव की दर यानी समय का खेल है। कैसे? थोड़ा आसान भाषा में बताइए ना। जब बॉल हाथ में आती है तो खिलाड़ी हाथ पीछे खींचकर संवेग को 0 होने के लिए ज्यादा समय देता है। समय बढ़ा तो बल कम हो गया। और कराटे में? कराटे वाले को भयंकर बल चाहिए, तो वो अपना पूरा मोमेंटम 1 मिलीसेकंड में ईंट पर डाल देता है। समय एकदम कम तो बल एकदम ज्यादा। अमेजिंग। समय का इतना बड़ा रोल है। अब अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। न्यूटन का तृतीय नियम। हर क्रिया यानी एक्शन के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन होती है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम ये। हाँ, पर अगर हर एक्शन और रिएक्शन बिल्कुल बराबर और उल्टे हैं, तो वे एक दूसरे को शून्य या कैंसिल क्यों नहीं कर देते? फिर तो दुनिया में कुछ हिलना ही नहीं चाहिए। ये एक बहुत ही क्लासिक सवाल है। इसका जवाब ये है कि दोनों बल अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं। अलग अलग वस्तुओं पर मतलब? जैसे आप बर्फ पर स्केटिंग कर रही हैं, आपने दोस्त को धक्का दिया, दोस्त पीछे गया। हाँ, लेकिन उसी पल रिएक्शन बल आपके शरीर पर लगा तो आप भी पीछे खिसक गईं। बल कैंसिल इसलिए नहीं हुए क्योंकि एक दोस्त पर लगा और दूसरा आप पर। कैंसिल होने के लिए दोनों का एक ही चीज पर लगना जरूरी है। एग्जैक्टली। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहां स्पष्ट लिखा है कि एक्शन और रिएक्शन अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं। उदाहरण है
चलना, बंदूक का रिकॉइल और रॉकेट का उड़ना। हाँ, रॉकेट का एग्जाम्पल बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे उसी पर डाउट है। तो इसका मतलब जब रॉकेट अंतरिक्ष में होता है, जहां हवा भी नहीं है, तब भी वो अपनी ही गैस को पीछे धकेलकर आगे बढ़ता है? हाँ बिल्कुल, रॉकेट को हवा की जरूरत नहीं है। वो भारी मात्रा में गैस नीचे फेंकता है, ये हुआ एक्शन। ओके। और फिर वो गैस रॉकेट को ऊपर धकेलती है, ये हुआ रिएक्शन। वाओ, मतलब वो अपना धक्का खुद पैदा कर रहा है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। संवेग संरक्षण का नियम। यदि किसी सिस्टम पर बाहरी बल न लगे तो उसका कुल संवेग हमेशा कांस्टेंट रहता है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कांस्टेंट रहता है क्या? इसका मतलब यह है कि टक्कर में जो कुल इंपैक्ट होता है वो कभी गायब नहीं होता, बस एक चीज से दूसरी चीज में ट्रांसफर हो जाता है। आपने बिल्कुल सही समझा। ब्रह्मांड में मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड रहता है, जैसे स्नूकर की गेंदों में होता है। बिल्कुल। एक तेज गेंद दूसरी से टकराती है, अपनी ऊर्जा उसे दे देती है और खुद रुक जाती है। कुल संवेग टक्कर से पहले और बाद में एकदम बराबर रहता है। अब अगली स्लाइड पर आते हैं। यहाँ संवेग संरक्षण के उदाहरण हैं, जैसे बंदूक और गोली। तो क्या जब बंदूक से गोली निकलती है और बंदूक पीछे हटती है तो ये तीसरे नियम और संवेग संरक्षण दोनों का ही उदाहरण है? 100%। ये दोनों नियम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। गोली आगे गई तो मोमेंटम पॉजिटिव हुआ, राइट। अब कुल मोमेंटम 0 रखने के लिए बंदूक को पीछे हटना ही पड़ेगा ताकि वो नेगेटिव मोमेंटम क्रिएट कर सके। शानदार। चलो अब हमारी आखिरी स्लाइड देखते हैं। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट समरी। पूरे चैप्टर का निचोड़ है यहाँ। फोर्स बदलाव करता है, बैलेंस्ड कोई बदलाव नहीं करता, अनबैलेंस्ड त्वरण लाता है। हाँ, और इनर्शिया विरोध करता है। F=ma सबसे जरूरी फॉर्मूला है। और मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है। पूरी समरी को देखकर एक बात मन में आती है, परीक्षा के वक्त अक्सर छात्र इनमें से किस नियम या फॉर्मूले में सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं? मेरा अनुभव कहता है कि छात्र F=ma में त्वरण यानी A और वेग यानी वेलोसिटी के बीच का अंतर भूल जाते हैं। वो कैसे? वो सोचते हैं कि अगर कोई गाड़ी 100 की तेज लेकिन समान स्पीड से चल रही है तो उस पर एक बहुत बल लग रहा होगा। हाँ, लगता तो ऐसा ही है। पर क्योंकि स्पीड बदल नहीं रही तो त्वरण शून्य है, और त्वरण शून्य है तो नेट फोर्स भी शून्य है। गति का तेज होना बल नहीं है, गति का बदलना बल है। ओह वाओ, ये तो बहुत बड़ा कैच है। तो इन सभी नियमों को समझने के बाद अगर हमें आज की इस चर्चा से एक सबसे बड़ी बात सोचनी हो तो वो क्या होगी? जरा सोचिए, अगर इस पूरे ब्रह्मांड में से असंतुलित बल पूरी तरह खत्म हो जाए तो क्या ग्रहों की गति, समय या जीवन का कोई अस्तित्व बचेगा? क्योंकि बदलाव ही जीवन है और बदलाव सिर्फ असंतुलित बल ही लाता है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा बल तथा गति के नियम का पूरा कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने समझा बल, जड़त्व, न्यूटन के तीनों नियम और मोमेंटम। उम्मीद है कि अब ये चैप्टर आपको आसान लग रहा होगा और आपके कॉन्सेप्ट्स भी काफी क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही इजी और एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।